नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं हूं आपके साथ सत्यपाल। आज मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के दक्षिण हरियाणा के प्रवक्ता विनय भाई। विनय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सत्य हुंकार पर। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत आभार। आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत के बाद हरियाणा में जिस तरह का माहौल बनता दिखाई दे रहा है, लोगों का आवागमन जारी है, बहुत तेज़ी से लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि इनके आने का कारण क्या है? टिकट की दावेदारी की वजह से, टिकट लेने की वजह से, या वाकई आम आदमी की पार्टी की नीतियों से लोग प्रभावित हो रहे हैं इसलिए लोग आ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की नीतियों से ही प्रभावित हो रहे हैं और तभी वो आ रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि इतनी देर क्यों कर दी। देखिए, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई तो लोगों को बहुत उम्मीदें थीं और कहीं ना कहीं जब हमने वाराणसी में भी प्रचार किया अरविंद जी के लिए, तो वहाँ भी लोग यही कहते थे कि भाई आप अच्छी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, लेकिन थोड़ा अभी समय चाहिए आपको, थोड़ा अभी आप और परिपक्व हो जाएं, एक परिपक्व पार्टी बन जाए। तो मुझे लगता है कि शुरू से ही लोग पार्टी को मौका देना चाहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जब दिल्ली का मॉडल देखा, दिल्ली में जिस तरह काम हो रहे हैं और उसके बाद पंजाब में जिस तरह से अब पार्टी आई है, तो लोगों को अब जो थोड़ी बहुत जो उम्मीद भाजपा से बची हुई थी वो भी ख़त्म हो गई है और अब सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ ही देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की नीतियों से सरकार की, दिल्ली सरकार और अब जो कुछ ही दिनों के अंदर जो पंजाब सरकार में भी काम हुए, उनको देखकर ही लोग आम आदमी पार्टी की तरफ दौड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि पंजाब के बाद हरियाणा आपका अगला निशाना होगा और आप यहाँ सरकार बनाने की तैयारी कर पाएंगे? अभी फिलहाल जो चुनाव होने हैं नगर निगम के और पंचायत के होने, तो नगर निगम और पंचायत के चुनावों की आपकी क्या तैयारी है? देखिए, निशाना सिर्फ ऐसा नहीं कि हरियाणा ही होगा। हम काफ़ी जितने भी प्रदेशों में अब चुनाव होंगे, हम लगभग सभी प्रदेशों में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हरियाणा क्योंकि अब दिल्ली और पंजाब के बीच में आ गया है और दोनों तरफ बहुत अच्छा काम अब सरकारें करेंगी, तो मुझे लगता है कि हरियाणा में बहुत अच्छे हमारे पास अवसर होगा। और चुनाव के भी अभी लगभग मेरे ख्याल है 2-2.5 साल हैं, तो बहुत सही समय है कि जब अब धीरे धीरे पार्टी यहाँ पर रफ्तार पकड़ेगी। और जहाँ तक आपने कहा कि अभी बहुत जल्द ही पंचायत और नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, तो आप देख रहे हैं कि फिर से वही जो दिल्ली मॉडल है, जिस तरह दिल्ली के लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, तो मुझे लगता है कि वो फरीदाबाद के लोग भी वो चाहते हैं। और बिल्कुल आपने देखा कि जहां हम बैठे हैं और जो तिगांव विधानसभा क्षेत्र है, बिल्कुल जुड़ा हुआ क्षेत्र है दिल्ली के साथ, तो वहाँ के लोग, दिल्ली में उनका आवागमन होता रहता है, तो वो देखते हैं कि किस तरह दिल्ली में सुविधाएं मिल रही हैं, कैसे महिलाएं फ्री बस में सफ़र कर रही हैं, स्कूल इतने अच्छे हो गए हैं, तो वो सारी चीज़ें वो देख रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि मन बना लें कि अब आम आदमी पार्टी को नगर निगम में भी और पंचायत में भी लाया जाए। तो ये निश्चित है कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं नगर निगम में, क्योंकि पहली बार क्या हुआ था, पहले 5 साल पहले तैयारियां हुई थी, लेकिन ऐन मौके पर आकर के आम आदमी पार्टी ने पैर पीछे खींच लिए थे, चुनाव नहीं लड़ा था। तो आप आश्वस्त करेंगे अब की बार आप चुनावों में जा रहे हैं? सारे बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। पहले ऐसा रहा होगा कि संगठन हमारा इतना मजबूत नहीं था, तो कई बार जो शीर्ष नेतृत्व है वो प्रायोरिटीज़ वो देख लेता है कि भाई अभी प्रायोरिटी हरियाणा नहीं है या कोई और राज्य है या कुछ और चुनाव हैं, तो कई बार ये निर्णय लेने पड़ जाते हैं। ये एक तरह से आप सोचो कि रणनीति का हिस्सा होते हैं। लेकिन अभी आप देखो कि संगठन भी मजबूत है और अब जिस तरह से लाइन लगी हुई है, अभी हमारे पास लगभग 40 से 45 पूर्व विधायक और सांसदों की लिस्ट है जो हरियाणा में लाइन लगा के खड़े हैं, जो पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब तो कोई ऐसी वजह ही नहीं है कि हम चुनाव ना लड़ें। संगठनात्मक तौर पर आप कितने मजबूत हैं? विशेषकर पहले आप तिगांव विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और वैसे तो पैसे से मैं समझता हूँ आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, काफ़ी अच्छी समझ भी रखते हैं। क्या संगठनात्मक तौर पे कितनी मजबूत आम आदमी पार्टी फरीदाबाद में हो चुकी है? देखिए, संगठन हमारा, अगर मैं तिगांव विधानसभा की आपने बात की, जब हम अध्यक्ष थे और मेरे साथी राहुल बैसला जी वो संगठन मंत्री थे, तो हमने बहुत मेहनत की। हमने रात रात को जाकर हमने पोस्टर लगाए हैं और बहुत हमने मेहनत की ग्राउंड लेवल पे, और तभी से हमारा संगठन हमारा मजबूत था। जब हमारी मीटिंग्स हुआ करती थी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में, तो हमारे जो संगठन के जो उपाध्यक्ष हमने बनाए हुए थे 20-20, 22-22 जो हमारे जो हर पोलिंग स्टेशन के हिसाब से थे, वो वहाँ उपस्थित हुआ करते थे। तो तिगांव में पहले से मजबूत था और अब पूरे फरीदाबाद में अब और भी मजबूत है। तो हमारे वार्ड कमेटियां हमारी बन चुकी हैं। हर वार्ड में 21 जो मेंबर्स की जो कमेटी है वो बनाई जा चुकी है चुनाव के मद्देनजर, और उसके अलावा बूथ और उस पर अभी हमारा काम चल रहा है, जो भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। अभी सुनने में आता है कि आम आदमी पार्टी में 2 घटक बन चुके हैं, 2 धड़े हैं, कहीं विपक्ष है, कहीं नाराजगी है। क्या इसकी सच्चाई है और क्या वास्तव में ऐसा है? तो इसके आप कैसे इसको संभालेंगे, कैसे देखेंगे? देखिए, ये बहुत गंभीर समस्या इसलिए नहीं है
कि कई बार क्या होता है कि दो लोगों का काम करने का तरीका ना कई बार पसंद नहीं आता किसी को, ठीक है। मैं जैसे आपने कहा कि मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं खुद एक टीम को हैंडल करता हूँ, मैं कई देशों के लोगों के साथ कम्युनिकेट करता हूँ। तो हमने देखा है कि कई बार जो काम करने का तरीका है ना, वो दो लोगों का कभी सही नहीं होता और वो कभी सहमत नहीं होते, लेकिन आखिरकार फिर एक ही तरीके पे चलना पड़ता है, ठीक है, चाहे दूसरा असहमत हो उसके बावजूद भी, ठीक है। तो फरीदाबाद में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जो कुछ चंद लोग हैं, एक दो लोग हैं, जो उनकी कुछ ना कुछ निजी जो काम करने का तरीका उनको पसंद नहीं आता, या उनकी कुछ निजी आपस में कुछ है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मुझे नहीं लगता कुछ भी राजनीतिक है या पार्टी से संबंधित कुछ भी है, इसीलिए पार्टी भी इस पर एकदम बहुत ज़्यादा सख्ती ना बरतते हुए कि भाई ठीक है, आपकी निजी लड़ाई है, आप इसको निपटा लीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर इस पर कुछ संज्ञान लेगी। तो मुझे लगता है कि वो निजी लड़ाई है वो ख़त्म हो जाएगी। चलिए, एक और प्रश्न बनता है जो आज एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। एक मूवी आई है द कश्मीर फाइल्स, उसको लेकर के, और कहा जा रहा है कि कश्मीर में जो हुआ, जो यहाँ के कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहना चाहेंगे एज ए आम आदमी पार्टी प्रवक्ता? जी देखिए, ये फिल्म मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी है कि भाई फिल्म में जो है, जो उस समय हुआ उसको दिखाया गया, दर्शाया गया है। एक बात समझिए आप कि मात्र एक फिल्म देखने से या कोई कहानी सुनने से या किसी की बात सुनने से वो जो दर्द जो उस वक्त हुआ होगा हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ को, वो हम कभी महसूस नहीं कर सकते। हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। जिस तरह आप कोई फिल्म देख करके आप फिल्म देख लेते हो, उस वक्त थोड़ा रो भी लेते हो, हंस भी लेते हो, वो कुछ देर के लिए होता है, लेकिन फिर आप भूल जाते हो। तो इसलिए ये कल्पना करना कि उन्होंने क्या सहा होगा, ये मैं तो नहीं कह सकता कि हम उसकी कल्पना भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। अगर पिछले 30 साल से नहीं हुआ है, तो जो कश्मीरी पंडित भाई विस्थापित होना चाहते हैं, जो भाजपा सरकार ने भी अपने मुख्य एजेंडे में रखा, तो उनको विस्थापित किया जाए। जो नहीं होना चाहते हैं और वो जिन भी सुविधाओं से अभी वंचित हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो जो उनके लिए उस टाइम पे कॉलोनियाँ बनाई गई, वो वहाँ भी रह रहे हैं, वहाँ सुविधाएँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो एक तरह से जैसे दूसरे देशों से शरण लेने आ जाते हैं, वो ऐसे यहाँ रह रहे हैं। तो उनको वो सुविधाएं दी जाएं, उनको मुख्य धारा में लाया जाए, तो मुझे लगता है वही उनके दर्द पे असली मरहम होगा, ठीक है। और इस फिल्म को मतलब कोई और रूप ना दिया जाए, किसी और तरीके से इसको पेश ना किया जाए। नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि 2024 की तैयारी है। देखने में आता है कि कुछ विशेषकर एक ही पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के ही लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको फ्री में देखने की अपील कर रहे हैं। इससे आप क्या मतलब निकालते हैं? देखिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बांटने की राजनीति करती है। वो जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो वो 80-20 का नारा देते हैं, कब्रिस्तान का नारा देते हैं। जब वो हरियाणा में चुनाव लड़ते हैं वो जाट नॉन जाट का नारा देते हैं। तो ये बांटने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, वही उनकी आत्मा है और वो ये करते रहेंगे। लेकिन हमें उनका कड़ा विरोध करना है, हमें रोकना है। ये फिल्म अच्छी है, हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों का दर्द इसमें दिखाया गया है, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं इस फिल्म का इस्तेमाल फिर से समाज को बांटने में करेगी, और उस बांटने के बाद उस पर वो चुनाव लड़कर जीतने के लिए वापस 2024 में जैसा आप कह रहे हैं वो करने की कोशिश करेगी। वो उनका तरीका है, चिर परिचित तरीका है। लेकिन मुझे लगता है कि जो आज का जो प्रोग्रेसिव भारत है, जो आगे बढ़ता हुआ भारत है, उस पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं कि तरक्की इस तरीके से नहीं होगी, नफरत फैलाकर नहीं होगी। आप दो समाजों में नफरत फैलाकर कोई भी देश जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। और यही जब अरविंद केजरीवाल जी, आपने देखा होगा कि उन्होंने एक राष्ट्रवाद की नई परिभाषा दी है कि राष्ट्रवाद ये नहीं है जो ये करते हैं, राष्ट्रवाद ये है कि हमारे बच्चे पढ़ें, वो पढ़कर आगे अपना भविष्य बनाएं, वो देश को आगे ले जाएं। तो वो असली राष्ट्रवाद है, भविष्य उनका, हमारे देश का भविष्य बनाएंगे। चलिए, आखिरी सवाल ले लेते हैं। नगर निगम फरीदाबाद में चुनाव होने हैं, आप फरीदाबाद से ही हैं जी। नगर निगम फरीदाबाद में आपके किन मुद्दों पे आप चुनावों में जाएंगे, विशेषकर किन मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे? देखिए, मुद्दे तो इतने हैं सत्यपाल जी, अगर आप अभी यहीं से निकले ना आप, ठीक है, तो पूरा फरीदाबाद खुदा पड़ा है, ठीक है। और अब जब चुनाव आ रहे हैं तो पूरा फरीदाबाद खुद दिया है। आप कहीं से भी जाइए, आपको कहीं ना कहीं जाके रास्ता जो है आगे ब्लॉक मिलेगा कि भाई सड़क खुदी हुई है। उसके अलावा स्कूलों की लूट, आप सड़कों का मैं बोल ही चुका हूँ। कॉलोनियाँ जो हैं उनमें सुविधाएं, लोग नरकीय जीवन में व्यतीत कर रहे हैं। आप पीने का पानी तो छोड़ ही दीजिए, जो पानी जो घरों में आता है वो ही नहीं पहुंच पाता। आप देखना, अभी गर्मियाँ आने वाली हैं तो लोग जो है मटका फोड़ प्रदर्शन कर रहे होंगे, लोग MCF के ऑफिस के बाहर खड़े होंगे, लेकिन उनको पानी नहीं मिल रहा होगा।
तो हमारे मुद्दे वही रहेंगे जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो एक नगर निगम और एक पार्षद के कार्यक्षेत्र में आते भी हैं, ठीक है, कि एक हर घर में अच्छा पानी पहुंचे, पीने लायक पानी पहुंचे, उनकी सीवरेज की सुविधा हो। आपने देखा अभी कुछ टाइम पहले जब बारिश का पिछले साल जब सीज़न गया तो जगह जगह पानी भरे पड़े हैं। अब देखिए बाटा चौक वाली जो रोड है, ठीक है, वो सालों से बन ही नहीं पा रही है, आपस में लड़ाई चल रही है। तो यहाँ पर जो भाजपा की सरकार, चाहे वो नगर निगम में भी है, प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, उसके बावजूद भी ये काम नहीं कर पा रहे हैं। 7 साल से मंत्री हैं और उप महापौर हैं, फिर भी ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो यही मुद्दे काफ़ी हैं सर करने के लिए। अभी ये देश का दुर्भाग्य है कि अभी भी हम चुनाव मूलभूत मुद्दों पर ही लड़ रहे हैं, क्योंकि बड़े मुद्दे तो तब लेके आएंगे हम। इन्होंने दिखाए थे सपने, बुलेट ट्रेन का दिखाया था। अरे भाई, बुलेट ट्रेन की जरूरत इस देश को पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो बेसिक सुविधाएं हैं, स्कूल, अस्पताल, इलाज, किसान आप देखो कि जो 1 साल सड़क पर रहा, ठीक है, तो वो सुविधाएं तो आप दे दीजिए। तो मुद्दे हमारे मूलभूत वही रहेंगे, सीवरेज, गली, पानी, ये सारी सुविधाएं। तो कितनी सीटों पर लड़ाएंगे और कितनी सीट जीत के आने की संभावना है? सारी सीटों पर लड़ेंगे सर। कितनी सीटें जीतने की आपको लगती है कि उम्मीद है? आप सर मुझे तो जो इस वक्त जो माहौल लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि नगर निगम में भी हम पंजाब की तरह सुपड़ा साफ कर देंगे जी। चलिए, ये थे हमारे साथ विनय जी, जो दक्षिण हरियाणा से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थे। बहुत अच्छी समझ भी रखते हैं, पढ़े लिखे हैं और बहुत समय से लगातार आम आदमी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। उसी समय से जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी। ये अलग बात है कि अभी मौका विनय जी को बहुत ज़्यादा मिलेगा काम करने का। हमारी शुभकामनाएं हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। कुछ और युवा और कुछ और अच्छे नेताओं के साथ ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर आपसे चर्चा कराते रहेंगे, मिलवाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए सत्य हुंकार। नमस्कार।